हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारा थर्सडे है और आज का हमारा टर्न होता है मिडवल हिस्ट्री से। तो आज हम मिडवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन देखेंगे वह आपका मुग़ल वंश से संबंधित होगा, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित होगा। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो जैसा कि हम शुरू से लेके चल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें देख लीजिए। नहीं तो इतिहास अध्ययन सर्च करेंगे आप, उसमें आप जब भी सल्तनत कालीन डालेंगे आप सूफिज़म और भक्तिज़म में सूफिज़म डालेंगे, ये सब तो आपका क्या कहते हैं जिससे जो संबंधित है या प्रांतीय राजवंश से, इन सब से वीडियो है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आज का मॉक टेस्ट जैसा कि बताएं कि हमारा होगा उस आपका मुग़ल वंश पे आधारित है। तो आइए देखते हैं हम आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर, बुलंद दरवाज़ा को सबसे ऊंचा एवं भव्य दरवाज़ा एवं जामा मस्जिद को पूर्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, फिर से रिपीट कर देते हैं कि लाहौर किस विदेशी यात्री ने लाहौर को सबसे पूर्व का सबसे बड़ा शहर, बुलंद दरवाज़ा सबसे ऊंचा दरवाज़ा एवं जामा को मस्जिद को पूर्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा है। आपके सामने ऑप्शन है विलियम फिंच, निकोलसन विथिंगटन या फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है आपका विलियम फिंच। विलियम फिंच ने ही ये कहा है। विलियम फिंच जो कि ये जहांगीर के समय में, जबकि अंग्रेज यात्री कैप्टन विलियम हॉकिंस एवं विलियम फिंच साथ में आए थे, और ये दोनों सूरत में 1608 में साथ साथ आए थे। और इसने ही क्या कहते हैं विलियम फिंच ने ही इसमें से कहा कि लाहौर को पूर्व का सबसे ये कहा है। इसके साथ साथ में अगर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्ज़ाम में पहले भी बना भी है, कि अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला तथा उसके मकबरे में पहुंचने वाला यह पहला अंग्रेज़ था, और बताता कि जहांगीर ने लाहौर में अनारकली की कब्र बनवाया था। वह अनारकली को अकबर की पत्नी एवं दनियाल जिसे वह डॉनसॉ कहता है कि संतान बताता है, और कहता है कि सलीम के साथ उसका अनैतिक संबंध था। तो इस तरह से कथन किसका है अगर ये पूछ लेता आपका, तो वो भी आपका विलियम फिंच, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक दो बार क्वेश्चन बना है। और जैसा कि हमारा ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है कि उसने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर, बुलंद दरवाज़ा सबसे ऊंचा भव्य दरवाज़ा, जामा मस्जिद को सबसे पूर्व की सबसे बड़ी या सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा है। तो ये जो कथन है आपका वो आपका विलियम फिंच से संबंधित है। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि किसके अनुसार अहमदाबाद आकार में तो लंदन के समान है, लेकिन अजमेर बहुत बड़ा शहर है और इसके जैसा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, और देख रहे हैं कि अभी आपका जो है जो विदेशी यात्री थे, जैसे कि अकबर के समय में आए, जहांगीर के समय आए, या आपके शाहजहाँ के काल में औरंगजेब के, तो उनसे ही उन्हीं पे आधारित है पहले के जो क्वेश्चन हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो कथन है कि अहमदाबाद आकार में लंदन के समान है, लेकिन अजमेर बहुत बड़ा शहर है, इसके जैसा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो ऑप्शन आपके वही हैं विलियम फिंच, निकोलसन विथिंगटन या फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है निकोलसन विथिंगटन। तो ये जो है इनके अनुसार ही ये कहा गया है कि अहमदाबाद बहुत आकार में लंदन के समान है, लेकिन अजमेर बहुत बड़ा शहर है और इसके जैसा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और यह लगभग 1614 ईस्वी में आगरा आया था। और इसकी एक और भी आ सकता है क्वेश्चन में कि किस विदेशी यात्री ने सती प्रथा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह सती होने वाली स्त्रियों के बारे में कहता है कि वह चिता के कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती हैं कि उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है।
तो यह भी निकोलसन विथिंगटन का ही कथन है। उसने सती प्रथा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो उसने देखा था कि सती प्रथा जो औरतें करती थी, सती होती थी, वो सीता के कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती हैं कि उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। अब यहाँ देखेंगे आप, तो आपका विलियम फिंच से संबंधित आपने एक देखा था, अभी निकोलसन से देखा। अभी आगे क्वेश्चन जो है हम फ्रांसिस्को पेलसार्ड, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन है इसमें। अभी उस क्वेश्चन आएगा तो हम इनसे संबंधित तथ्य भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस यात्री ने बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार जहांगीर केवल नाम का राजा है। नूरजहां एवं आसफ खां राज्य को दृढ़ता से अपने हाथों में थामे हुए हैं। लोग पदोन्नति के लिए इन दोनों के आभारी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि कथन है कि किस यात्री ने, जो कि बयाना के नील उत्पादन का जो है बहुत ही विस्तार से वर्णन करता है। और उसके अनुसार क्या है कि जहांगीर जो है केवल नाम का शासक है, नाम का राजा है। नूरजहां और उस आसफ खां जो है राज्य को दृढ़ता से अपने हाथों में थामे हुए हैं। लोग पदोन्नति के लिए इन दोनों के आभारी होते हैं। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, पिएत्रो देला वले या फ्रांसिस्को पेलसार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है आपका फ्रांसिस्को पेलसार्ड है। और अभी हम जो 2 ऑप्शन आप बचे हैं इनसे संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे, किंतु हम पहले अभी फ्रांसिस्को पेलसार्ड से संबंधित देखते हैं। जैसे कि एक तो आप इसमें देख लिए क्वेश्चन में कि बयाना के नील के उत्पादन का वह अत्यंत विस्तार से वर्णन करता है। जहांगीर और नूरजहां के बारे में उसका ही कथन है। अभी उससे संबंधित क्या है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि आम जनता के जीवन के उल्लेख करते किसने कहा है कि आम जनता का जीवन घोर अभाव, सख्त बदहाली से युक्त था। इतनी अधिक दुख गरीबी थी कि लोग का जीवन मात्र नितांत अभाव तथा लोगों का जीवन जो था, जीवन मात्र नितांत अभाव, घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित किया है। तो ये कथन भी आपका फ्रांसिस्को पेलसार्ड से ही संबंधित है। उसका ही कथन है जो कि आपका 1620 से 1627 के बीच में यहाँ पे था। और एक डच यात्री था और इसने क्या है कि यहाँ के बारे में, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था, और उसके बारे में ये सारी चीज़ें उसके शासनकाल के विषय में लिखी हैं। तो यह भी डच फैक्टर था जो कि जहांगीर के काल में आगरा आया था और वह आगरा के टकसाल का अध्यक्ष भी बना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे संबंधित कितनी चीज़ें हमें पता चलती हैं। जैसे आपके सामने एडवर्ड टेरी, पेलसार्ड या पितृदेवला, इन सब का नाम दे देगा, पूछ ले कि आगरा का टकसाल का अध्यक्ष था, तो आपका यही फ्रांसिस्को पेलसार्ड था। बयाना नील के बारे में या यहाँ की आम जनता की जो दुखाली और बदहाली का वर्णन किया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी से हैं। और किसके शासनकाल में है? जहांगीर के। कहाँ आया था? जहांगीर के काल में आगरा आया था। तो कब आया था? 1620 से 27 के बीच में वो यहाँ रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें आप इनके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एडवर्ड टेरी, तो एडवर्ड टेरी से संबंधित अभी क्वेश्चन आपके 2019 में आया था कि जहांगीर 2018 या 19 में आया था। जहांगीर गंगा जल का पान करता है, वह अपनी माँ का बहुत आदर करता है, जब वह पालकी में बैठ जाती तो कंधा भी देता। तो वहाँ क्वेश्चन ऐसा था कि एडवर्ड टेरी के अनुसार कौन सा शासक गंगा जल का पान करता था, यूँ अपनी माँ का आदर करता था और जब वह पालकी में बैठ जाते तो उसे कंधा भी देता था। तो वहाँ पे आपका शासक पूछा था जहांगीर। और कभी कभी होता क्या कि जैसे ये दे दिया कि जहांगीर किस यात्री के अनुसार, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा कि एडवर्ड टेरी ने ये सारी चीज़ें कही है। उसी के अनुसार वो गंगा जल का पान करता था, अपनी माता का बहुत आदर करता था, जब वह पालकी में बैठ जाते तो उनको कंधा भी देता था। और उसके अनुसार उसने भी कहा कि जहांगीर चरम मात्राओं से निर्मित था, वो कभी निष्ठुर हो जाता है तो कभी अत्यंत न्याययुक्त और सज्जन मालूम पड़ता है। और जहांगीर के दरबार में एक पालतू शेर घूमता था।
तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। जहांगीर के अंतिम पुत्र का नाम तख्त था, क्योंकि जब वह शासक बना था तो जिस समय वह उसका जन्म हुआ उसी समय जहांगीर को राज्य प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एडवर्ड टेरी से संबंधित हैं। अगर आपको पूछ लेता है तो इस तरह के कथन तो वह एडवर्ड टेरी से है। और जैसा कि अभी हम फ्रांसिस्को पेलसार्ट से संबंधित क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखते हैं पिएत्रो देला वाले। तो यह जो था यह इटली का यात्री था, और यह जो है अपनी प्रेमिका को अमृत प्रदान कर दिया, क्योंकि उसने संपूर्ण यात्रा अवधि में अपनी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मुगल काल में आने किस इटली यात्री या विदेशी यात्री था जिसने बगदाद एक असीरियाई ईसाई महिला से प्रेम विवाह के और उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने प्रेम को अमृत प्रदान कर दिया, क्योंकि अपने संपूर्ण यात्रा में अपनी मृत पत्नी मसूरिया के शव को ताबूत में रखकर चलता रहा। तो ये सारी बातें जो है उसके आपका पिएत्रो देला वाले से हैं। और एक चीज़ इससे क्वेश्चन बना था कि जैसे कि किसने भारत के चुंगी घर को दुगाना कहलाता है, और खंबात में पशु पक्षी के अस्पतालों में, नागौर में ब्रह्मा मंदिर का, सूरत में वट वृक्ष की पूजा का, ग्रामीण शिक्षा, भारत में जल स्रोतों का उल्लेख करता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी वह है पिएत्रो देला वाले से, क्योंकि उसने यहाँ के सूरत के चुंगी घर को दुगाना कहता है, खंबात के पशु पक्षियों के अस्पताल का, नागौर में ब्रह्मा मंदिर का, सूरत में वट वृक्ष की पूजा, और ग्रामीण शिक्षा, भारत में जल स्रोतों का उल्लेख करता है। तब यहाँ पे जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि अगर आप मोटा मोटा देखते हैं तब भी आप देखिए कि कम से कम आपने 4-5 क्वेश्चन इसमें कवर किया। एक तो तीनों संबंधित उनसे, और जैसे कि उनसे इतने सारे कथन है तो पूरे कथन को नहीं बनाते। कभी कभी होता कि जैसे जहांगीर वाला वो एक बना दिया, फिर कौन कहता जहांगीर मात्राओं में चरम मात्राओं से निर्मित था, उसके दरबार में से, ऐसे ऐसे बना देते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप देखते हैं तो इसमें आप इतने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कि किस विदेशी यात्री ने पराजित दारा शिकोहा को दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का आंखों देखा विवरण देता है। आपके सामने ऑप्शन है बर्नियर, ट्रेवर्नियर या मनुची। तो इसका सही उत्तर है आपका बर्नियर। तो बर्नियर के अनुसार बर्नियर ही है जो कि उसका दारा शिकोहा जब औरंगजेब से पराजित होता है और भागा फिर तो उसको पकड़ के लाता है और दिल्ली की सड़कों को कहते हैं उसको नंगा होके घुमाता है, उसकी बेइज्जती करता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कथन जो है बर्नियर से है। अब यहाँ ट्रेवर्नियर से देखें तो यहाँ क्या कहते हैं फ्रांसीसी यात्री था जो कि कुल लगभग 6 बार यहाँ यात्रा किया था, और जिनमें से 5 यात्रा तो वह शाहजहाँ औरंगजेब के शासनकाल में किया था। तो इस तरह से आपसे इससे और ये क्वेश्चन बना भी था इनसे कि कौन पेशेस जौहरी था और हीरे की खानों तथा कोहिनूर के हीरो का वर्णन करता है, तो भी आपका ट्रेवर्नियर ही होगा। और यह जो है जैसा कि शाहजहाँ के भी शासनकाल में आया था और औरंगजेब के भी काल में, और यहाँ लगभग इन दोनों के शासनकाल में उसने 5 बार यात्रा की थी यहाँ की, और वैसे कुल वो 6 यात्राएं किया था। और इसने जो है इसकी पुस्तक है द 6 वाइज, या आपसे पूछ सकता है कि किस यात्री के अनुसार शाहजहाँ वैसे ही शासन करता जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, ना कि प्रजा सम्राट पर के रूप में। तो और बताता कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे। इस तरह के कथन है आपका ट्रेवर्नियर से है। और मनुची है तो मनुची को भी हम जानते हैं कि यह शासनकाल में आया था शाहजहाँ के, और ये जो है आपका इसकी जो मृत्यु हुई थी वो मद्रास में हुई थी, इटली का निवासी था। और इसकी पुस्तक है स्टोरियो दो मोगरा, जिससे कि 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन बना भी है पहले कि 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता, तो आपको दे देगा ऑप्शन में बर्नियर की दे देगा, ट्रेवर्नियर की बुक दे देगा, मनुची की दे देगा। तो स्टोरी दो मोगरो जो कि निकोलाओ मनुची की पुस्तक थी, उसको ही कहा जाता 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण। और ये जो है जो उत्तराधिकारियों का युद्ध था उसका प्रत्यक्षदर्शी था, क्योंकि यह जो था उसमें आपके जब दारा शिकोहा के जो
तोपची के का मतलब इस नौकरी की थी। तो इसने क्या कहते हैं इन लोगों के बीच के युद्ध को देखा भी था साथ में। और जब शिवाजी पुरंदर की संधि कर रहे थे तो मनुष्य उनके साथ भी था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा ऐसा यात्री था जबकि राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी उस समय उपस्थित था, तो मानुषी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री काबुल अभियान में अकबर के साथ था। उसने सती प्रथा, मांडू रथ के सप्तमी उत्सव, नरहोली एवं मुहर्रम के साथ ही लाहौर के विषय में लिखा है कि शहर में इतने लोग हैं कि इधर से उधर निकलते समय एक दूसरे से कंधे रगड़ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है रॉल्फ फिंच या मोन्सराट, विलियम फिंच। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपका सही कथन है, तो इसका सही कथन आपका मोन्सराट। यह जो है किसके समय में आया था, तो यह आपके अकबर के समय था और अकबर के शासनकाल में यह जब अकबर काबुल अभियान पे गया था तो वो अकबर के साथ था। और उसने जैसे कि यहाँ के बारे में आपके जैसे कि यहाँ के मुहर्रम के, नरहोली या मांडू के सप्तमी रथ उत्सव आदि का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे रॉल्फ फिंच हैं तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस यात्री के अनुसार फतेहपुर आगरा से बड़ा था तथा आगरा एवं फतेहपुर लंदन से भी बड़े थे। तो यह कथन जो है आपका रॉल्फ फिंच से है। रॉल्फ फिंच ने ये बात कही है और विलियम फिंच से संबंधित जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि साइफा बानो और नादिरा बानो महिला चित्रकार थी। यहाँ पूछ रहा आपसे कि साइफा बानो और नादिरा बानो जो है महिला चित्रकार थी और ये किसके शासनकाल से थी, या तो इसमें नहीं पूछा, हम इसको भी अभी बात करेंगे। यह एक कथन अभी है कि साइफा बानो नादिरा बानो महिला चित्रकार थी। फिर दूसरा कथन कि पर्शियन साहित्य में कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू चंद्रभान था। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि बसावन छवि चित्रकारी, बसावन जो कि चित्रकार था, बसावन छवि चित्रकारी भू दृश्यों एवं व्यंग चित्रण में बेजोड़ था। तो यहाँ पे आपके सामने 3 कथन पूछा है और फिर निश्चय है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ए 1 है, 2 है, 3 है या सभी हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सभी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो साइफा बानो, नादिरा बानो ये जो थी महिला चित्रकार थी। इसके साथ साथ आपका रुकय्यम बानो भी महिला चित्रकार थी और ये 3 के तीनों ही महिला चित्रकार जो है महिला चित्रकार आपके जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थी, जहांगीर के दौर की महिला चित्रकार थी। अब जैसा कि हम चित्रकारी से संबंधित देखें तो मुग़ल चित्रकारी का संस्थापक हुमायूं को माना जाता है, किंतु अगर चित्रकला विभाग का सर्वप्रथम गठित करने की बात आए तो अकबर ने किया था और उसने अब्दुल समद को इस विभाग का प्रमुख भी बनाया था। और अगर आपसे पूछ लेता कि मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाएगा तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और यह जो है मुग़ल शासक कहते हैं चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी था। एक बार उसने कहा है कि मैं चित्र को देखकर कह सकता हूँ कि किसने इसकी बनाया है, किसने कौन सा रंग इसमें भरा है। तो इस तरह से क्या कहते हैं हम देखेंगे कि और एक क्वेश्चन आता है कि रूप या छवि चित्रों तो पोर्ट्रेट का बनाने का वाला कौन सा पहला शासक है, तो अकबर पहला मुग़ल शासक है जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। और इसके बाद क्या कहते हैं जहांगीर के समय में भी यह रहा। तो इस तरह से हमने आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने कई चीज़ें देखी। अब इसीलिए कूट में क्वेश्चन बनाते हैं, कथन में बनाते हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन कवर करा सकें। तो यहाँ से जैसे अलग अलग बना देता कि पर्शियन साहित्य में कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर साइफा बानो नादिरा बानो किस महिला चित्रकार थी, किसके शासनकाल संबंधित थी, इस तरह क्वेश्चन बना देंगे। किंतु मेरा क्या सोचना है कि
आपको कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बता सकूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप लोगों का अच्छा से अच्छा रिवीजन हो सके। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप में या आप अपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इन सब में आप शेयर करिए। और तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सही चुने। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 3 कथन है, उसको देखना है पहले कि उस्ताद मंसूर मतलब सुमेलित है, मैचिंग वाला है कि आपको मैच करना है कि कौन सा सही मैच है। तो उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्त्र, अब्दुल समद, सीरी कलम, लाल खां, गुड़ समुद्र। तो आपके सामने है ए सही है, मतलब एक सही है आपका, 2 सही हैं या तीसरा सही है। तो ए बी सी में कौन सही है या सभी सही हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर है सभी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस्ताद मंसूर नादिल उल अस्त्र जो कि जहांगीर के आपके जहांगीर के समय का एक चित्रकार था, जो कि पशु पक्षियों और आपका देखा जाए तो जो पशु पक्षियों के साथ ही वह ये आपका प्राकृतिक नेचर वेचर से संबंधित जो था बनाने की महारत हासिल थी उसे। और अब्दुल समद देखते हैं तो जिसे क्या कहते हैं, जो फारस के निवासी था और जिसे हुमायूं ने अपने दरबार में लाया था चित्रकारी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, हुमायूं ने ही दी थी उसे, जिसका मतलब होता कि मधुर लेखनी, क्योंकि वह जो है एक चित्रकार भी था और सुलेखककार भी था, दोनों के रूप में वो प्रसिद्ध था। तो उसको हुमायूं ने क्या है, सीरी कलम मधुर लेखनी की उपाधि दी थी और अकबर ने भी इसे इसी उपाधि से सम्मानित किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो वो क्या कहते हैं आपका सही है। और लाल खां जो है वो गुड़ समुद्र, क्योंकि यह जो है एक संगीतकार, एक गायक थे और इनको जो है शाहजहां के शासनकाल में थे और शाहजहां ने इनको क्या कहते हैं इस उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे देखेंगे 3 के तीनों ही आपका सही है, तो इसका सही उत्तर है सभी। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। निम्न में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। आपका ऑप्शन है मीर सैयद अली को या दसवंत को, अब्दुल समद को। तो इसका सही उत्तर है आपका इसका सही उत्तर है आपका अब्दुल समद को। इसका सही उत्तर आपका अब्दुल समद है, क्योंकि अब्दुल समद को दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि आपका कि दीवान के पद पर इसका अब्दुल समद को अकबर ने दिल्ली का टकसाल फिर तो बनाया था और इसे क्या कहते हैं आपका यहाँ का भी बनाया गया था, आपका मुल्तान का भी दीवान बनाया गया था। तो इस तरह से उसको या उसे फिर फतेहपुर सीकरी के टकसाल का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। तो यह जो है आपका और 1887 में से मुल्तान का दीवान बनाया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके साथ कई चीज़ें हैं आपका, आपने देखा कि इसे दिल्ली की टकसाल का और क्या कहते हैं या मुल्तान सीकरी के टकसाल का और मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया था। तो आपसे अगर पूछ लेता है टकसाल के सीकरी टकसाल के बारे में तो भी आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। इसी तरह से अब हम जैसे मीर सैयद अली थे, दशवंत थे, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे अभी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या है कि अकबर के दरबार का महानतम चित्रकार जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि अकबर के दरबार का महानतम चित्रकार जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था। अब यहाँ ऑप्शन में आपके बसावन, दसवंत, मुकुंद 3 नाम हैं। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वह है दसवंत। दसवंत था जिसे कि आपके अकबर ने यहाँ टकसाल का दरोगा नियुक्त किया था। और यह जो है देखा जाए तो दसवंत को टकसाल से जोड़ा और फिर परिश्रम देकर सीधे टकसाल का
दरोगा नियुक्त किया गया था। यहाँ पे टकसाल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर उसे टकसाल का दरोगा नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि महान चित्रकार जिसने जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर खुद का रूप चित्र बनाया था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है दौलत, बिशनदास, मनोहर। तो इसका सही उत्तर है आपका वह है दौलत। इन्होंने क्या कहते हैं, जहांगीर के कहने पे पानी में देखकर खुद का रूप चित्र बनाया था। एक रूप चित्र, आम चित्रण, ये जो है ये देखा जाए तो मुगलों की देन है, और इसमें क्या होता था, व्यक्ति को स्वयं का चित्र देखकर बनाना पड़ता था। पर यहाँ पे पूछा ना कि पानी में देखकर, तो पानी में देखकर क्या कहते हैं, सर्वप्रथम दौलत ने अपना खुद का चित्र बनाया था। अब यहाँ बिशनदास देख रहे हैं, बिशनदास या मनोहर या दौलत, ये सभी क्या थे, आपके जहांगीर के काल से संबंधित थे। और बिशनदास जैसा कि आप एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किसने जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था जहांगीर के द्वारा, तो आपका बिशनदास है। और बिशनदास का उल्लेख अपनी जो आत्मकथा है जहांगीर ने उसमें भी किया है। वह लिखता है कि अपनी आत्मकथा कि तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची सही लगाई कि जब मैंने उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वो मान गए। मैंने बिशनदास को एक हाथी तथा कुछ पुरस्कार भी दिया। तो यहाँ कुछ होता है कि ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि किस चित्रकारों का उल्लेख आपके तुझो के जहांगीरी में मिलता है, या आपसे ये पूछ लेगा कि जहांगीर ने किस महान चित्रकार को ईरान के शासक शाह अब्बास के छायाचित्र के लिए भेजा था, तो ये आपका होगा बिशनदास। या पूछ लेगा किस को एक चित्र बनाने के उसमें बिशनदास मतलब हाथी और कुछ पुरस्कार दिया था, तो आपका बिशनदास। तो मनोहर यहाँ देखें तो मनोहर का जो है तुझो के जहांगीरी में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आत्मचित्रण मुगलों के मौलिक देन है। फिर आपका है कि आत्मचित्रण पर देवनागरी लिपि एवं विक्रम संवत में तिथि अंकित है। एक आत्मचित्रण जो है वो मुगलों की देन है, और एक आत्मचित्रण है जिस पर देवनागरी लिपि में विक्रम संवत एवं तिथि अंकित है। अब वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तिथि क्या है, विक्रम संवत 1646 जो कि आपका 1590 ईस्वी का आता है। अंकित इस चित्रकार किस चित्रकार की है, तो आपसे पूछ रहा है कि केशवदास, बिशनदास या मनोहर। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर है आपका वह है आपका केशवदास। ये जो चित्र है वह केशवदास का है। और यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछ लेगा कभी कि जैसे चित्रकारों के ही संबंधित है कि बिशनदास, ये आत्मचित्रण का जो था सबसे पहला सर्वप्रथम आत्मचित्रण का उदाहरण किस कलाकार की तस्वीर है या किस चित्रकार की तस्वीर है, तो जो है अकबर की आकृति चित्रण की ही एक शाखा थी जिसे आत्मचित्रण कहते थे। तो उसमें है कि सर्वप्रथम मनोहर की खुद की तस्वीर है, जिस यहाँ पे आप देख रहे हैं मनोहर, तो खुद की मनोहर की एक तस्वीर है जो कि गुलिस्तान शादी में संकलित है, और उसमें क्या कहते हैं उसकी चित्र लगी है। किंतु आत्मचित्रण से ऐसे कलाकार के खुद का चित्र स्वयं के द्वारा बनाया जाना था, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो दूसरा चित्रण जो है वह है आपका केशवदास का, और जिसमें देवनागरी लिपि में विक्रम संवत या अंकित है वह जो है आपका केशवदास का। इस तरह से अगर क्वेश्चन बन जाए कि आत्मचित्रण का सर्वप्रथम उदाहरण किस चित्रकार की, तब मनोहर होगा जो कि गुलिस्तान शादी में संकलित है। किंतु अगर पूछ ले कि आत्मचित्रण का जो दूसरा कहिए या आत्मचित्रण का कौन सा ऐसा साक्ष्य, एक साक्ष्य जिस पर देवनागरी लिपि में विक्रम संवत, तो किस कलाकार की है, तो केशवदास की है। और जैसा कि अभी हमने मनोहर के बारे में बात की थी और बिशनदास के बारे में पहले ही क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाते का ढांचा कहा जाता है। यहाँ पहले पूछ रहा है कि ना कौन सा सही है, तो यहाँ 3 कथन है। आप पहले देखिए कथन को।
मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती का ढांचा कहा जाता है। आपका फिर दूसरा है कि मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। फिर तीसरा है कि मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या आपका सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है आपका सभी, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य के इस्पाती का ढांचा कहा जाता है। और आपका चाहे तो ये मनसब का आवंटन पे देखिए, ये भी आपका सही है, क्योंकि मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। और उसी तरह से आप देखें मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह आपका दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। तो मुगल साम्राज्य के इस्पाती ढांचा कहा जाता था, या जो 3 के तीनों कथन आपके सही हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, जो कि सभी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि किस अष्टछाप कवि ने अकबर के दरबार में गीत गाते हुए दम तोड़ा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अष्टछाप कवि ने अकबर के दरबार में गीत गाते हुए दम तोड़ा था। नंददास हैं, कुंभनदास हैं, या आपका विट्ठलदास हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका नंददास। ये नंददास थे जिन्होंने अकबर के दरबार में गाते गाते दम तोड़ दिया था। और इनकी रचना है रासो पंचधाई के हैं, और ये अष्टछाप कवि थे। तो गीत गाते गाते इन्होंने दम तोड़ा था। अब यहाँ पे हम देखें तो कुंभनदास, तो जैसा कि अभी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि किस अष्टछाप कवि ने अकबर के दरबार में गीत गाते हुए दम तोड़ दिया था, तो नंददास। फिर आपका दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कुंभनदास। तो कुंभनदास हैं यह, जो कि बड़े ही साहित्यिक थे। इनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया, परंतु कुंभनदास ने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि संतों को सीकरी जाने से क्या मतलब, जिनके दर्शन से दुख उत्पन्न हो उनको दूर से ही प्रणाम। तो ये जो है आपके उनके दरबार में नहीं गए थे बुलाने के बाद भी। और आपका देखा जाए कि पूछ लेता है कि जैसे विट्ठलदास का, तो एक उनकी जो रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो वह उनसे संबंधित। इस तरह से अगर आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हम उससे संबंधित भी जो हमें खुद से याद रहता है या मालूम रहता है उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन का आंसर देखा कि अष्टछाप कवि ने अकबर के दरबार में दम गाते हुए दम तोड़ा था नंददास। कुंभनदास से देखा कि उन्होंने अकबर को बुलाया था फतेहपुर सीकरी, पर वो नहीं गए। वो एक साहित्यिक थे, अष्टछाप कवि थे, और उन्होंने यह कह दिया कि सीकरी जाने, संतों को जाने से क्या मतलब, जिनके दर्शन से, जिनको देखने से दुख या जिनके दर्शन से दुख उत्पन्न हो उन्हें दूर से ही प्रणाम। और विट्ठलदास जिनकी हमने 84 वैष्णव की वार्ता दी, ये भी आपके क्या था कि अष्टछाप कवि थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस मुगल बादशाह ने मक्का में धन भेजना बंद किया, क्योंकि उसका कथन था कि खुदा का नूर हर मुल्क में मौजूद है। तो आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब, ये आपका अकबर, यूं जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है आपका औरंगजेब। अगर हम अभी हमें ना एग्जैक्टली पता हो तो इसका हम एक लगाएंगे, अगर अनुमान लगा के हमें देना तो हम सोचेंगे कि ये जो है अकबर ने कहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हम अभी पढ़े हैं औरंगजेब की नीतियों के बारे में या हिस्ट्री में, तो अगर हमें एग्जैक्टली ना पता हो तो हम यही सोचेंगे कि ये कथन जो है आपका अकबर का होगा। किंतु नहीं, ये कि मक्का में धन भेजना बंद कर दिया और उसका कथन था कि खुदा का नूर हर मुल्क में मौजूद है, तो ये आपका जहांगीर औरंगजेब से संबंधित है। और औरंगजेब से संबंधित जब अभी आएंगे क्वेश्चन तो हम और भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है कि औरंगजेब के समय नक्शबंदी सिलसिले के किस संत ने कहा था, चूँकि वेद दैवी ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले ये खिताब का है। तो यहाँ पूछ रहा है कि औरंगजेब समय के वो नक्शबंदी सिलसिले के संत थे, उनका कथन था चूँकि वेद दैवी ग्रंथ हैं इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब का है। तो आपके सामने ऑप्शन है मिर्जा मजहर जाने जाना, शेख अहमद सरहिंदी, शेख मासूम। तो यहाँ पे देखें आपकी
आपका सही उत्तर जो है इसका वह है आपका मिर्जा मजहर ये जाने जाना, यह कथन इनका था। अब से जैसे कि हम शेख अहमद सरहिंदी को भी जानते हैं, इनके बारे में भी है कि जहांगीर ने इनको कैद कर दिया था किसी वजह से। तो और शेख मासूम से देखें तो यह जो थे आपके आपका ये औरंगजेब जो था इनका शिष्य था। तो ये सभी उन्हीं के कहीं ना कहीं उनसे संबंधित थे। किंतु जो कथन है आपके कि चूँकि वेद दैवी ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा आलिखित था, तो मिर्जा मजहर जाने जाना। और शेख अहमद सरहिंदी जिनको हमने बताया कि जहांगीर ने उनको कुछ काल के लिए जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो शेख मासूम के बारे में भी देखा कि यह जो है आपके शेख मासूम जो थे वो औरंगजेब इन्हीं का शिष्य था, ये उनके गुरु थे। तो इस तरह से आप देखेंगे सॉरी, तो आपने यहाँ देखा आपको अगर पूछ लेता है कि क्या कहते हैं सबसे पहले या शेख अहमद सरहिंदी को किसने क्या कहते हैं कैद कर लिया था, तो आपका सही उत्तर होगा शेख अहमद सरहिंदी। और तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि औरंगजेब किसका शिष्य था, तो आपका होगा शेख मासूम। जैसे कि लाहौर शेख कहते हैं कि अकबर की सुलह के नतीजा धर्म को हावी नहीं होने दिया जहांगीर ने, और इन्होंने क्या कहते हैं कुछ उस पर टिप्पणी की थी। तो इन्होंने क्या किया था, जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में तथा लाहौर के अफगान शेख इब्राहिम को चुनार के दुर्ग में बंदी बना लिया था। तो यहाँ पे इब्राहिम बाबा का नाम नहीं दिया है, पर अगर पूछ लेता है अफगान शेख इब्राहिम को किस किले में या किसने कैद कर लिया था लाहौर के अफगान शेख इब्राहिम को, तो उसको भी आपका जहांगीर ने ही बंदी बनाया था चुनार के दुर्ग में, और शेख अहमद सरहिंदी को उन्होंने ग्वालियर के दुर्ग में कैद किया था। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है आपसे कि सर्वप्रथम भारत में किसने विलियम हार्वे द्वारा प्रतिपादित रक्त प्रवाह को ब्लड सर्कुलेशन के नियम के प्रयोगों द्वारा दानिशमंद खान के सम्मुख सिद्ध किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भारत में किसने विलियम हार्वे द्वारा प्रतिपादित ये जो रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन के नियम को प्रयोगों द्वारा दानिशमंद के सम्मुख सिद्ध किया था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मनुची, बर्नियर या पीटर मुंडी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है बर्नियर। अब यहाँ पे आपने देखा कि बर्नियर से संबंधित एक कथन है कि उसने क्या कहते हैं रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन के जो नियम को उसको प्रयोगों द्वारा आपका दानिशमंद के सम्मुख सिद्ध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये सही है। यहाँ मानुची से भी देखा हमने कि वो कल के भी क्वेश्चन मतलब पहले भी जो अभी क्वेश्चन थे उसमें भी देखा था कि इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरी ऑफ द युमोग्रे, जिससे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किया जाता है, या उत्तराधिकारी युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो यहाँ क्या कहते हैं मनुची ही था। अब यहाँ पे आप पीटर मुंडी देखें तो पीटर मुंडी भी जो था इटली का ही था, और शाहजहाँ के काल के 4वें और 5वें वर्ष हुआ दक्कन गुजरात में आया था। वहाँ की अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण किस इतिहासकार या किस यात्री ने दिया है, तो आपका पीटर मुंडी सही होगा। इसने क्या है कि वहाँ के बारे में और ग्वालियर के दुर्गियों इलाहाबाद में खुसरो के मकबरे का सजीव वर्णन कौन देता है आपसे पूछ लें तो भी आपका पीटर मुंडी ही होगा, जो कि आपका 30 से 32 1630 से 32 के बीच में यहाँ रहा, और ये सारी चीज़ें उसने वर्णन की हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने बर्नियर से संबंधित पहले भी क्वेश्चन अभी देखा, पीटर मुंडी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं था, और यहाँ क्वेश्चन हमने इससे संबंधित बनाया नहीं, तो इसलिए मैं आपको इसमें जो ऑप्शन था इसके जरिए बता दे रही हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि शाहजहाँ की का शासनकाल में आने वाले किस यात्री ने शासनकाल के दक्कन और गुजरात में पढ़ने वाले
तो आइए देखें अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा, सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे आहदी सैनिक, दाखिल सैनिक या कुमकी सैनिक। तो यहाँ आपके सामने इसका सही उत्तर है जो वह है आपका दाखिल सैनिक। ये जो है आपका राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, राज्य ही इनका वेतन देता था, किंतु राज्य का वेतन जो है ये राज्य जो वेतन देता वो मनसबदारों के द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। और ये जो काम भी करते थे वो मनसबदारों के आपके नेतृत्व में इनको काम करना पड़ता था और उन्हीं के जरिए इनको वेतन मिलता था राज्य की ओर से। और यहाँ पे आप देखेंगे अब आहदी सैनिक है ऑप्शन में, तो आहदी सैनिक जो होते थे वो अभिजात सैनिक थे और ये बादशाह द्वारा और सिर्फ बादशाह के लिए ही नियुक्त किए जाते थे। और ये बादशाह द्वारा उच्च वेतन पे सिर्फ जैसा कि बादशाह के लिए नियुक्त किए जाते थे। और ये जो है एक तरह से देखा जाए तो बादशाह के वालाशाही मतलब अंगरक्षक होते थे। और अब यहाँ में कुमकी देखेंगे तो कुमकी जो है ये घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें युद्ध के लिए युद्ध में मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यह कथन किस मुगल बादशाह का है कि ईश्वर पूजा कमजोर की देखभाल करने से श्रेष्ठ नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर की पूजा कमजोरों की देखभाल करने से श्रेष्ठ नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है आपका अकबर। यह कथन अकबर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार एवं जमींदार के बीच क्या अंतर था। मतलब कि जमींदार और जागीरदार के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। तो आपके सामने दो कथन दिया है, फिर कोर्ट में आंसर है कि क्या सही है कौन सा। तो पहला है कि जागीरदारों के पास न्यायिक एवं पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। फिर दूसरे में आपसे कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, किंतु जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह एक है। क्योंकि अब हम देखेंगे एक क्यों है, क्योंकि जैसा कि है कि जमींदारों के पास जो है राजस्व अधिकार होते थे और राजस्व अधिकार जो है वह आपके उनके उसके अतिरिक्त उनको कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था, किंतु जमींदारों के पास जो था न्यायिक एवं पुलिस दायित्व की एवज में उनको भूमि आवंटन होता था। किंतु अब ये पहला तो आपका सही है, पर दूसरे में है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे। तो ये गलत है, क्योंकि जागीरें जो होती थी वह हस्तांतरित होती थी और जमींदारी जो है वो नहीं होती थी। और आपका जमींदारी वंशानुगत होती थी, आपका जागीरदारी वंशानुगत नहीं होती थी। तो आप इस तरह से देखें तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जमींदारी के राजस्व अधिकार जो थे वह अंशुनागत थे, वंशानुगत थे, किंतु जागीरदारों को भूमि आवंटन जो थे वह वंशानुगत नहीं होते थे। तो दो आपका गलत दिया है, यह इसलिए रॉन्ग हो जाता है और इसका सही उत्तर एक होगा। क्योंकि हाँ एक चीज़ है कि अगर जैसे कि अपवाद स्वरूप थी दो जागीरें ऐसी होती थी जो कि हस्तांतरित नहीं थी, वह वंशानुगत थी। एक तो आपकी होती थी वतन जागीर एवं अल तमगा जागीर थी, जो ये दोनों थी। एक तो इसमें से आप देखें तो अल तमगा जागीर जो कि जहांगीर ने प्रारंभ की थी, और वतन जागीर जो कि मुगल प्रशासनिक शौगर में ऐसे शासक जिनके वेतन के बदले में उनकी पैतृक भूमि, जैसे कि किसी राज्य को राजा जीत लेता था, बादशाह जीत लेता था, तो उसकी भूमि ही उसी राजा को जब दे दी जाती तो वह क्या थी आपकी वतन जागीर होती थी। तो वतन जागीर जो थी वह हस्तांतरित नहीं थी, वह अंशानुगत थी। और इसी तरह से तमगा जागीर जो है जहांगीर ने स्टार्ट की थी वह भी आपकी क्या है इसी तरह से दी जाती है, जिसको हस्तांतरित नहीं किया जाता, वंशानुगत जिसे दे दी जाती थी, फिर वो जागीरें जो है फिर उसके ही वंशजों की रहती थी, उसे फिर चेंज नहीं किया जाता था। तो सिर्फ ये दो जागीर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पर ये जागीरें हस्तांतरित थी और क्या कहते हैं वंशानुगत नहीं थे, किंतु अपवाद स्वरूप ये दो थी, तो हाँ अपवाद स्वरूप में इन दोनों का नाम देगा आपका वतन जागीर या अल तमगा जागीरें, तब आपका सही होगा। किंतु वैसे देखा जाए तो जागीरदारी जो थी जो वंशानुगत नहीं थी या हस्तांतरित थी, आज जिससे दिया गया है कल उनसे लेके दूसरों को दे दिया जाता था।
और जागीरदारी भी कई तरीके से थी, तो उसको हम जैसे कि आपका मसरूत जागीर थी, वतन जागीर थी, अलमत्ता जागीर थी, या जागीर तनख्वाह थी, इस तरह से कह के कई तरह से जागीरदारी दी जाए। पर तो यहाँ पे जमींदारी देखा जाए तो जमींदारी वंशानुगत थी और उसको जो है वह हस्तांतरित नहीं थी। और इसी वजह से आपका बी में दे दिया है, उल्टा दे दिया कि जागीरदारी को वंशानुगत बता के जमींदारी को नहीं बताया है, तो ये आपका गलत हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अकबर के दरबार का प्रथम शैल चिकित्सक कौन था। अकबर के दरबार का प्रथम शैल चिकित्सक कौन था? महादेव, चंद्रसेन, अब्दुल रशीद। तो इसका सही उत्तर है आपका जो है चंद्रसेन। ये जो थे ये प्रथम शैल चिकित्सक थे। यहाँ आप महादेव नाम देख रहे हैं, तो यह जो थे वो अकबर की कालीन अकबर के वैद्य थे। और अब्दुल रशीद आप देख रहे हैं, तो यह जो थे ये गणितज्ञ थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपसे सामने कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपका अब्दुल रशीद जो है वह गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या कहते हैं गणित की पुस्तक थी उसकी रचना की है। और आपका महादेव जो थे वह आपके वैद्य थे, और चंद्रसेन जो थे वह आपके अकबर के प्रथम शैल चिकित्सक थे। तो ये रहे आज के हमारे मॉक टेस्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जैसे कि अभी हमने एक 19 क्वेश्चन के जरिए हमने देख लिया कि जागीरदारी और जमींदारी का फ़र्क देख लिया, और इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे आ जाता है तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा अगर आपने वीडियो देखा है कि आपसे अपवाद स्वरूप पूछेगा तो कौन सी जागीरदारी होती थी, जमींदारी के अधिकार कैसे होते थे, या और आपने अभी क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे देखा कि महादेव कौन थे, वैद्य थे, चंद्रसेन प्रथम शैल चिकित्सक थे, अब्दुल रशीद आपके गणितज्ञ थे। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के अंदर में देखें तो कई सारे फैक्ट देखें, और आप जो भी इम्पोर्टेंट था आप चित्रकारों से भी हमने देखा कि जैसे किसी से पूछा है उसके साथ में सारे ऑप्शन को डिस्कस किया। तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा। जितने क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसे अपने स्टडी ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाते हैं तो और भी लोगों का इसका फ़ायदा मिल सके और आप लोग अपनी तैयारी खूब अच्छी